दोस्तों तो हमारा चल रहा है गणितीय शिक्षण विधियों के अंदर, इसकी शिक्षण विधियों का अवनी पब्लिकेशन के अंदर जो है उनका रिवीजन चल रहा है, जो प्रश्न उत्तर है उनका। तो हमारे 5 नंबर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और 6 नंबर टॉपिक है शिक्षण, गणित शिक्षण की समस्याएं और उनका विश्लेषण, ठीक है ना। तो पहला स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी द्वारा गणित समस्याओं को हल करने के लिए दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गणित में त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को कहते हैं, तो आपकी प्रस्तावना कहते हैं। ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका उपयुक्त कथन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखें, सभी विषयों के साथ गणित का निकट संबंध होता है। निम्नलिखित में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है? तो आपके डिस्कैलकुलिया के अंदर होती है। निम्न में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? खुले प्रश्न का उदाहरण है 6 संख्या में ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। तो ऐसे अधिक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। इसे समुच्चय इसका उदाहरण रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समित पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है दोस्तों यहाँ पर? तो इसका जो डी नंबर सही रहेगा। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं मानता है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पनाओं में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है उसके अंदर आपकी गणितीय क्षमता या डिस्कैलकुली हो सकती है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड व वाद विवाद रखा गया है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण के अंदर कक्षा 6 में अध्यापक में रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। इंडो अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना क्या है? तो इसका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों के समस्याओं को हल करने में कुशलता में वृद्धि करेगा? तो कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाएगा ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। इसके बाद देखें गणित शिक्षण में मूल्यांकन का योगदान देखें। तो एक ऐसी योजना है जो ये जानने का प्रयास करती है कि शिक्षार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति की अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। यह कहलाता है आपका सूचनात्मक आकलन कहलाता है। एक अध्यापक कक्षा कक्ष में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आंकलन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक आंकलन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखें, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना और विद्यार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका की जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। ये आपका अनौपचारिक आंकलन को नहीं दर्शाता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। तो आपकी विश्वसनीयता है, वैधता है और उसकी वस्तुनिष्ठ इसकी विशेषता रहेगी। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है एक परीक्षण जो समय समय पर प्रयुक्त करने पर भी परिणाम में भिन्नता न दे, तो आपकी विश्वसनीयता रहेगी। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति तो उनकी रचना की गई है तो यह निहित होता है, तो उसकी वैधता होती है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्यांकन निर्धारित करके या आंकड़े की बात की जाती है। कथन किसका है? आंकड़े की बात की जाती है। कथन दोस्तों आपका रहेगा कोर्टर वी गुड का रहेगा ये। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु या का मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है। तो कथन दोस्तों आपका कोर्टर वी गुड का है। आगे देखें दोस्तों, वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी का आंकलन हेतु किया जाता है। तो आपका निदानात्मक आंकलन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 9 नंबर की सजगता के विकास में किस क्रिया का सर्वाधिक योगदान होता है? तो इसके अंदर प्रोजेक्ट कार्य या मौखिक कार्य, लिखित कार्य, गृह कार्य। इसके अंदर मेरे हिसाब से सजगता के लिए एक से ज़्यादा आंसर सही रहेंगे। इसके अंदर भी प्रोजेक्ट भी रहेगा, इसलिए इसको क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निम्नात्मक प्रश्न के उदाहरण है? निम्नात्मक की बात करें तो ये सरल रेखा को परिभाषित कीजिए तथा परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है, क्यों? इस प्रकार के देखे ना।
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मुख्य कार्य की विशेषता नहीं है? तो यह शुद्धता, सटीकता, यथार्थता का विकसित करता है, ये सही है। यह विवेक को बढ़ाता है और बुद्धि को तेज करता है, यह गलती होने की स्थिति में मानसिक निस्तारीकरण कठिन हो जाता है, ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। यह एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है? तो आपका अभिव्यक्ति का अभाव होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का आपका व्यापकता का अभाव नहीं है दोस्तों, विश्वसनीयता, वैधता, इसके अंदर अभिव्यक्ति का अभाव होता है। यदि एक परीक्षण को एक समय पर 3 बार प्रशासित किया जाए और हर बार समय के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे तो उसमें कौन सी विशेषता होती है? तो उसकी विश्वसनीयता होती है। निम्न में कौन सा कथन या विकल्प गलत है? तो मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी सही रहेगा दोस्तों। इसके अंदर देखें डी नंबर, मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है तो आपके उद्देश्यों से होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर योजना, शिक्षण, मार्गदर्शन, बजट बनाना नहीं है। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? उद्देश्यों का चयन करेंगे, उसके बाद हम परिस्थिति की पहचान करेंगे, उसके बाद में आपका मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाएगा, उसके बाद में परिणामों की व्याख्या की जाएगी, मूल्यांकन परिविधियों का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद में परिमाणों की व्याख्या की जाएगी। एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए वह बना है वह अपने गुण की माप करता है, तो परीक्षण की कसौटी कहलाती है, वैधता कहलाती है। गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका होती है, तो आपके दार्शनिक परामर्श और मित्र उपयोग सभी की रहेगी। ज्ञानात्मक क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य है, तो आपका मूल्यांकन रहेगा। विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो आपकी वैधता के कारण रहती है। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, तो आपके केवल रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। आपका व्यावसायिक उपभोक्ता कार्यों, सामाजिक, मनोरंजनात्मक व घरेलू कार्यों में आवश्यकता अनुसार गणित का प्रयोग करना कहलाता है, तो आपका प्रकार्यात्मक गणित कहलाता है, प्रकार्यात्मक गणित। आगे देखिए दोस्तों, हस्तपरक, प्रतिमान, स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक तथा लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो गणितीय चिंतन और विचार रहेगा। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों का पहचानना। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचालक होंगे, तो आपके देखें अंक या घड़ी या सदृश घड़ी का समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक और चौथाई घंटा क्रम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंधी इस प्रकार की प्रचालन होगा, ठीक है ना। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान होता है, तो उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, मूल्यांकन की परिविधियों का चयन व उसका निर्माण का उपयोग सभी रहेगा। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो आपकी मुख्य परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में प्रश्नों में विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, या मूल्यांकन की विशेषता तो वस्तुनिष्ठता की है। घटना प्रपत्र है, तो आपका अनेक्डोटल आलेख होता है, घटना प्रपत्र। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया है? तो डॉक्टर BS ब्लूम ने किया है। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता रहती है, तो आपकी विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता उपरोक्त भी रहेगी। कोई वस्तु कैसी है, इसका निर्णय किया जाता है। कोई वस्तु कैसी है, इसका निर्णय किया जाएगा, तो इसका निर्णय आपका दोस्तों मूल्यांकन से किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व होता है, तो आपका उद्देश्य होता है, अधिगम, अनुभव होता है, मूल्यांकन में साधन होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल होते हैं, तो सत्य असत्य, बहुविकलात्मक प्रश्न, वर्गीकरण, आधारित प्रश्न उपरोक्त भी रहेंगे। अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है, तो प्रश्न की भाषा सरल बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न 17 अनुकूल बनाए जाने चाहिए, प्रश्न द्विअर्थीय नहीं होने चाहिए, उपरोक्त भी रहेगा। मूल्यांकन के किस परिविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार क्रियाओं से संज्ञानात्मक बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? तो आपके सी नंबर रहेगा, निरीक्षण प्रविधिगण किए जाते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, तो आपके प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु किए जाते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध अधिगम अनुभव से होता है, मूल्यांकन प्रविधि से होता है, विषय वस्तु से उपरोक्त सभी से रहेगा। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? तो आपके निरंतरता के गुण को अवहेलना करती है। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, तो आपके सीखने उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से होती है, उपरोक्त सभी रहेगा। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया, इसका पता लगाना। अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर देखें वैधता है, निदानात्मकता, विश्वसनीयता, जबकि नकारात्मकता नहीं है। निम्न में से कौन सा गणित के निमित्तात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है, प्रतिवर्ती वृत्त, सेकेंडरी वृत्त होते हैं, सत्य असत्य, या फिर
या फिर एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है। सरल रेखा को परिभाषित कीजिए तो इस परिभाषा से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो भुजाओं को एक साथ लिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आपका निम्नात्मक प्रश्न रहेगा, बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया और कितना अभी बाकी है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन होना अविशेष है। यह कथन किसका है, तो आपका राम सकल पांडे का है, ठीक है ना, राम सकल पांडे का है। आधुनिक परीक्षाएं बालकों में मस्तिष्क में उथल उथल मचा देती है, यह कथन किसका है, तो आपके एस सी स्टैंड का है। प्रश्नों के प्रकार होते हैं, प्रश्नों के प्रकार होते हैं निम्नात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ सभी होते हैं। इन प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हुए प्रश्न कहलाते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो डॉक्टर बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया। डॉक्टर बी एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है तो आपके शिक्षण उद्देश्य हैं, सीखने का अनुभव है और मूल्यांकन के साधन है। प्रोक्स भी रहेगा, विद्यार्थियों में उत्पन्न आदर्श और मूल्यांकन आंतरिक होकर उस आदर्शों या मूल्यों को प्रतिबद्ध होना उस भावावेश क्षेत्र के लक्ष्यों में होता है तो आपके कीमत अंकन होता है, ठीक है ना। विद्यार्थी में उत्पन्न आदर्श व मूल्य आंतरिक होकर उन आदर्शों मूल्यों का प्रतिबद्ध होना उस भावावेश क्षेत्र के लक्ष्य में होता है तो कीमत का अंकन होता है। इन प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करना आसान है, तो निम्नात्मक प्रश्न पत्र तैयार करना आसान है। अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो आपके छात्र पर, अधिगम विधियों पर, अधिगम सामग्री पर, उपरोक्त सभी पर करती है। छात्र पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, छात्र के अधिगम संबंधी यह किस प्रकार की समस्या है, तो आपकी गामक कौशल संबंधी समस्या है। आगे देखिए, निम्न में ऐसे कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, तो जन्म के समय किसी तरह की क्षति, जन्मजात दोष, औषधियों के घातक प्रभाव सभी रहेगा। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस कमी को उल्लेख किया जाता है, तो आपके अभिप्रेरणा कमी को उल्लेख करता है। कौन सा कारक अधिगम समस्या के लिए जिम्मेदार है, तो आपका बड़े आकार की कक्षा, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण उत्पन्न समस्याएं और स्थान और समय के प्रबंध की समस्या उपरोक्त भी रहेगा। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। गणित में प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है नियमों, सूत्रों, अंकलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ में उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन की खालिस्तान को संकेत करता है, तो आपके एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों के घड़ी के सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे के निम्नलिखित में से किस परिक्षेत्र से समस्या है, तो आपके दृश्य प्रकरण से संबंधित है। एक शिक्षक गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज पर उपागम का प्रयोग करती है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस मुक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, तो यह आपके एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए करती है। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। वह शैलजा की निम्न विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, तो आपके निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को करती है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के गुणा बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का सम्मोहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह परिचित कराती है। अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं अथवा माचिस की तीलियों का सहायता से एक छोटा सा क्रियाकलाप कराती है, तो यह अध्यापक कर रही है, तो मूल से अमूल संपत्तियों के रूप में पाठ का विकास कर रही है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास में गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणाओं व ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। एक शिक्षक गणित के संप्रतियों को सिखाने हेतु खोज पर उपागम का उपयोग करता है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं को उपयोग करता है और उन्हें चर्चा में शामिल करता है। इस मुक्ति का युक्ति का प्रयोग के लिए करती है, तो एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकसित करने के लिए कर रही है। यह देखा गया है कि एक प्रकार की समस्या यह दर्शाया कि दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। उत्तर के रूप में अधिकतर छात्र विद्यार्थियों एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे 5 + 7 = 12। विद्यार्थी ने इन प्रश्न का उत्तर गलत दिया है क्योंकि विद्यार्थियों में कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए दोस्तों, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह किस समस्या का कारण है? तो पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है दोस्तों। ठीक है, गणित में योग्यता को बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करने वाला अंश है तो प्रतिकूल गृह वातावरण है। जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण अथवा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है तो उसमें गुण होता है, तो उसकी विश्वसनीयता का गुण होता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका है शिक्षण अधिगम में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। गणित में शिक्षण में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है तो समस्या के कारणों को सही पहचान पर करती है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व होता है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में होता है। वह परीक्षण जिसमें किसी विषय वस्तु इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है तो वह आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्रों की कमजोरियों को दूर करने हेतु जो शिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों का टेस्ट लिया। अध्यापक ने पाया कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर है। यहाँ अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है? तो आपकी उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहा है। निम्न कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर देखें, प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण किया जाए, कौशल की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों और दोष का सुधार किया जाए, और भाषा शिक्षण में छात्र के उच्चारण, मात्रा, लेखन, शब्दों और उसके अस्पष्टता दूर करने का प्रयास किया जाता है। आपका उपरोक्त सभी रहेगा। योगकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की कौन सी विधि है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अधिगम संबंधी दोषों को व्यक्तिगत रूप से निदान करके उनको दूर करने के उपाय बताना, छात्रों को व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित कर उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण आपका निरंतर चलता है, तत्कालिक किया जाता है, निदानात्मक कार्य के पश्चात संभव होता है, उपरोक्त सभी रहेगा इसके अंदर। ठीक है।